Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update. नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान के बहुकल्पी प्रश्नों के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा शब्द बना है भास धातु से, भाव धातु से, भास धातु से, ये सभी। तो जो भाषा शब्द है ये भास शब्द से बना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, स्वर, वर्ण या व्यंजन। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है ध्वनि, और इसके बाद ये मौखिक भाषा में वैसे आती है। अगर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वर्ण होता है। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा का आरंभ होता है वर्ण से, शब्द से, ध्वनि से या वाक्यों से। तो जो भाषा का है आरंभ वो ध्वनि से ही होता है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है दक्षिणी लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11, 12, 14 या 8। तो हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या है वो 11 होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 40, 47, 41 या फिर 36। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 होती है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे 33 कर लें, ठीक है, 36 की जगह पे 33 कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि नियम के लिए प्रसिद्ध है ग्रियर्सन, ग्रामसन, चॉक्स्की, भोलानाथ तिवारी। तो ध्वनि नियम के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो ग्रियर्सन प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वरों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, ध्वनि, स्थान, रूप। तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो स्थान के आधार पर किया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है 2, 3, 4, 5। तो हिंदी वर्णमाला के जो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ला का उच्चारित स्थान है दंत, तालव्य, ओष्ठ या कंठ से। तो ला जो उच्चारित है वो तालव्य से उच्चारित किया जाता है, तो इसका उच्चारित स्थान ऑप्शन बी हो जाए। अगला प्रश्न है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है लेखन शिक्षण से, वाचन शिक्षण से, ए एवं बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण का जो विकास है वो लेखन से भी किया जाता है और वाचन दोनों टाइप से किया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण संशोधन की विधि है व्यास विधि, तुलना विधि, भाव साम्य विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि। तो उच्चारण संशोधन की जो विधि है वो भाषा प्रयोगशाला विधि है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण हो, खंड ना हो, जिसे देखा जा सके, जो व्यंजन हो। तो वर्ण उस मूल शब्द को कहेंगे जिसके खंड ना किया जा सकते हो, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला, स्वर समूह, वर्ण समूह, शब्द। तो एक या एक से जब अधिक सार्थक वर्ण आएंगे तो एक शब्द बनेगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ण उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व हैं स्वर और व्यंजन, स्वर, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण उच्चारण के जो शुद्ध 2 प्रमुख तत्व हैं वो हैं स्वर और व्यंजन, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं 18, 12, 3, अनगिनत। तो हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं 18, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, का, खा, गा, घा वर्णों का उच्चारण स्थान होता है दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु।
तो का खा गा घा जो इनका उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है काठमांडू, KTM 2। तो के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालव्य, एम से हो जाएगा मूर्धन्य, डी से हो जाएगा दंत, ओ से हो जाएगा ओंठ, ओष्ठ। तो KTM जो पहला का के आ रहा है ये के से कंठ हुआ है, का उच्चारण स्थान कंठ से ही होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रा वर्ण का विश्लेषण सही है। ता प्लस रा प्लस आ, ता प्लस रा प्लस आ, ता प्लस रा प्लस आ। तो इसका सही जो उच्चारण स्थान है या सही विश्लेषण किया गया है, आधा ता है प्लस रा है प्लस आ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में ओष्ठ ध्वनि है? पार, पाप, पास, पान। तो ओष्ठ जो ध्वनि है वो पाप में आई है, क्योंकि जो पा का उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ ही होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंठ ध्वनि का प्रयोग हुआ है मेज, कुर्सी, खड़क। तो कंठ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो खड़क में आया है, क्योंकि खा, अडा और का इन तीनों का उच्चारण स्थान कंठ ही है। तो उसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दा प्लस या से संयुक्त वर्ण बनता है द्या, घ, दया या ध्या। तो दा प्लस या से जो संयुक्त वर्ण बनेगा वो द्या बनेगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए की मात्रा का उच्चारण किस शब्द में आई जैसा होगा? पैसा, थैला, नया या कैसा। तो जो ए की उच्चारण का मात्रा का जो होगा वो नैया में होगा। तो उसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा से होता है ऐसे वर्णों को कहते हैं व्यंजन, स्वर व्यंजन दोनों, स्वर या वर्णमाला। तो जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है उनको स्वर कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है कहे जाते हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर व्यंजन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उनको व्यंजन कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या है 12, 13, 15, 11। अभी पीछे क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी में स्वरों की जो संख्या है वो हमने 11 बताया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त स्वर हैं आ, ई, उ, री, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ या ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो संयुक्त वर्ण है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आ बड़ा जो है वो छोटा और छोटा से मिलकर बना, इसी प्रकार बड़ी बनी है और ये बे। तो ये संयुक्त वर्ण हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्णमाला के अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 3, 4, 5 या 6। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो या, रा, ला, वा ये सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अभी हम बता चुके हैं या, रा, ला, वा हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श, संघर्षी। तो ये जो हैं सा, सा, हा ये संघर्षी तो हैं ही, लेकिन स्पर्शी संघर्षी हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की कितनी संख्या है? 50, 51, 52 या 53। तो मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 3, 2, 4 इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में लिंगों की जो संख्या है वो 2 है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 3, 4, 5, 6। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है और ये होते हैं छत्र, त्रंग और ज्ञा और एक श्रा होता है। तो ये 4 वर्ण आते हैं संयुक्त व्यंजन में। अगला प्रश्न है हिंदी में वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, बहुवचन या ए, सी दोनों। तो हिंदी में जो वचनों की संख्या है वो 3 होती हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है 33, 26, 36 या 25। तो हिंदी में वर्णों की व्यंजन वर्ण जो हैं वो 33 होते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्षर का अर्थ है जो ध्वनि दे, जो नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जो ध्वनि ना दे। तो अक्षर का जो अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह शब्द जिससे कभी किसी विशेष वस्तु का या भाव जीव के नाम का बोध होता है उसको कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो उसको हम संज्ञा कहते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव, आराम, थकान, इनमें से कोई नहीं। तो विराम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ठहराव, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना, बीच में रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम का जो अर्थ है वो पूरी तरह रुकना होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है थोड़ी देर के रुकने के लिए ठहरना किस विराम चिन्ह का अर्थ है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादिवाचक, योजक चिन्ह। जब थोड़ी देर के लिए रुका जाता है तो वहाँ पे अल्प विराम लगाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाह वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? विस्मयादिवाचक, पूर्ण विराम, अल्प विराम या योजक चिन्ह। तो वाह वाह में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेश का किस विराम चिन्ह है? उद्धरण का, अल्प विराम का, योजक का या पूर्ण विराम का? तो जो डेश है ये योजक चिन्ह का उदाहरण है या योजक चिन्ह का चिन्ह होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संबोधन, हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि को बताने वाले शब्द के पश्चात निर्देशन चिन्ह लगता है या उद्धरण चिन्ह लगता है, लाघव चिन्ह लगता है या विस्मयादि सूचक चिन्ह लगता है? तो जब दुख, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि चीज़ें बताई जाती हैं तो विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया जाता है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्देशन चिन्ह का चिन्ह है? डेश या ये डेश या फिर दो बिंदी लगाए जाते हैं जिसको विराम कहते हैं, या फिर ये विस्मयादिवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो निर्देशन जो चिन्ह है उसके लिए डेश लगाना जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? लाघव, अवतरण, कोष्ठक, अपूर्ण विराम। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कोष्ठक चिन्ह का जो प्रयोग हुआ है तो उसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी शब्द को संक्षिप्त लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम, लाघव चिन्ह या अपूर्ण विराम। तो किसी भी शब्द को संक्षिप्त लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का चिन्ह, लाघव चिन्ह का, कोष्ठक चिन्ह का, अपूर्ण विराम का। तो किसी शब्द को जो अर्थ स्पष्ट करता है तो उसमें कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लाघव विराम चिन्ह है? तो लाघव विराम चिन्ह जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न सूचक विराम चिन्ह है। तो प्रश्न सूचक जो विराम चिन्ह है ये बिंदी लगाकर इस टाइप से या अल्प विराम के या इस टाइप से या दो बिंदी लगाई जाती हैं। तो प्रश्न सूचक जो चिन्ह है उसमें क्वेश्चन मार्क इस टाइप से लगाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, रवि, हिमांशु या फिर दिनकर। तो किरण का जो पर्यायवाची शब्द है वो प्रभा होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।